हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। आई होप यू आर फाइन एंड प्रिपेयरिंग वेल। तो दोस्तों आज के वीडियो फ्रेंड्स हम लोग बात करने वाले दोस्तों क्लास 10 साइंस के फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट एमसीक्यू सवालों के बारे में। जी हाँ दोस्तों, बहुत सारे बच्चों का लगातार डिमांड आ रहा था कि सर जिस प्रकार से आपने 2024 के लिए सीरीज चलाया था उस पर से अब 25 के लिए वीडियो लाइए। तो मैंने 4-5 सीरीज लाया हूँ अभी, ठीक है। ये हमारा पार्ट 5 है जिसमें हम लोग बहुत सारे एमसीक्यू सवालों को देखेंगे जो कि इस बार एग्जाम में आपके पूछने के पूरे संभावने बन रहे हैं, ठीक है। ये सारे सवाल फ्रेंड्स आपके एनसीईआरटी बुक से निकाला गया, बहुत ही मेहनत तरीके से निकाला गया है और सवाल ही ना बहुत अच्छे लेवल के एक तरह से है ना, पूछने लायक है। मतलब ना ज्यादा हार्ड ना है ना ज्यादा लो है, मतलब मीडियम टाइप का सवाल है, इसलिए आराम से समझिए सवाल क्या करता है, ठीक है। सवाल को फ्रेंड्स एक्सप्लेन भी करते चलेंगे ताकि हम लोग को लॉन्ग टाइम तक सवाल याद रहे, रट्टा नहीं मारेंगे, एक्सप्लेन भी करेंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं और सवालों को पढ़ते हैं। तो यहाँ पे मैंने फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों सब्जेक्ट से लिया हूँ और सारे चैप्टर से लिया हूँ सवालों को, ठीक है। कोई एक पार्टिकुलर टॉपिक या चैप्टर का नहीं है, ठीक है। चलिए तो सबसे पहले फिजिक्स से हम लोग स्टार्ट करते हैं, फिर केमिस्ट्री, फिर बायोलॉजी। सवाल हमें पहला पढ़ते हैं, क्या करता है। फिर पहला तो सवाल बोल रहा है कि तेल लगा कागज किस प्रकार का प्रकाशिक पदार्थ होता है, ठीक है। देखिए दोस्तों, पदार्थ जो होते हैं तीन टाइप के होते हैं जनरली। एक तो ऐसा पदार्थ होता है जिससे प्रकाश आसानी से गुजर जाए, जिसको ग्लास बोलते हैं, तो वो अपारदर्शी होता है। एक दोस्तों पदार्थ ऐसा होता है ना जिससे मतलब प्रकाश गुजरता ही नहीं है। जैसे मान लीजिए मिट्टी है, मिट्टी से लाइट गुजरेगा नहीं गुजरेगा। आपका ईंटा है, ईंट से लाइट गुजरेगा नहीं गुजरेगा। ये मेरा व्हाइट बोर्ड है, इससे लाइट गुजरेगा नहीं गुजरेगा। तो ये अपारदर्शी हो गया। और एक दोस्तों बीच वाला होता है, बीच कंडीशन वाला, वो फिर क्या होता है ना, उससे पदार्थ से उस पदार्थ से प्रकाश की कुछ मात्रा गुजरती है और कुछ मात्रा नहीं गुजरती है ना। कुछ मात्रा पार हो जाता है, कुछ नहीं पार हो जाता है। वो रहता है आपका एक तेल लगा कागज। आप घर में भी ट्राई कर सकते, देखे होंगे आप लोग, कागज वगैरह पे तेल गिर जाता है ना तो उससे लाइट गुजरने लगता है ना। कुछ मात्रा में गुजरता है, कुछ नहीं गुजरता है। तो जो तेल लगा तो कागज होता है दोस्तों, उसको बोलते हैं पारभासी बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? पारभासी। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? पार तो कर रहा है लेकिन आभास हो रहा है, मतलब पारभासी पदार्थ। समझे? समझ बात को? कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़ते हैं। सेकंड नंबर बोल रहा था कि आधुनिक क्वांटम सिद्धांत के आधार पर प्रकाश को क्या माना गया। तो आधुनिक क्वांटम सिद्धांत होता है क्वांटम, तो उसके आधार पर प्रकाश का देखिए एक होता है दोस्तों कण की व्यवहार, एक तरंग की तरह व्यवहार होता है ना। तो प्रकाश का कण और तरंग दोनों होता है, ठीक है। तो जो पहले का जो सिद्धांत था उसके अनुसार प्रकाश को माना जाता था कण है, ठीक है। कण जो आपका साइंटिस्ट न्यूटन साहब वगैरह मानते थे, कण मानते थे। कुछ देर बाद उसको प्रकाश को तरंग मानने लगा है, ठीक है। तो प्रकाश का जो क्वांटम सिद्धांत उसको प्रकाश को क्या माना गया? तरंग माना गया। दो व्यवहार होता है, ठीक है, कण प्रकृति और तरंग। इसलिए इसको बोला जाता है प्रकाश की द्वैत व्यवहार, ड्यूअल बिहेवियर ऑफ लाइट। लाइट का दोनों व्यवहार होता है, कण की तरह व्यवहार करता है और प्रकाश आपका तरंग की तरह व्यवहार करता है, वेव एंड पार्टिकल्स दोनों की। अगला, किस दर्पण की फोकस दूरी अनंत होती है, मतलब कौन सा दर्पण की फोकस दूरी आपका अनंत होती है। तो अब आपका समतल दर्पण हो जाएगा। समतल दर्पण का फोकस दूरी क्या होगा आपका? अनंत हो जाएगा, क्योंकि समतल दर्पण का वक्रता त्रिज्या होता ही नहीं है, बहुत अनंत लास्ट इनफाइनाइट माना जाता है उसका मतलब। तो वो इसीलिए आपको जब फोकस दूरी ही आपका अनंत है तो उसका वक्रता त्रिज्या भी अनंत हो जाएगा। तो आगे चलकर आपको सवाल पूछेगा कि किस दर्पण की वक्रता त्रिज्या अनंत होती है, तो आप समतल दर्पण बांध सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 4 नंबर बोलता है कि कार के अग्रदीप, अग्रदीप का मतलब होता है अग्र मतलब आगे, दीप मतलब लाइट, मतलब कार के हेडलाइट में, कार के हेडलाइट में किस दर्पण का प्रयोग होता है। तो आपको पता होगा कार के हेडलाइट में क्या होता है, हेडलाइट में क्या क्या जाता है, प्रकाश को एक फोकस किया जाता है ना, तो वहां पर अवतल दर्पण का यूज होता है, ठीक है। अवतल दर्पण क्या करता है दोस्तों? फोकस करने का काम करता है, तो अवतल दर्पण। आगे बढ़ते दोस्तों, चौथा बोलता है क्या कि मुख्य अक्ष दर्पण के ध्रुव पर कितना कोण बनाता है। जो आपका जो मेन एक्सिस होता है दोस्तों, आप लोग देखेंगे इस हमारे यहाँ मैं दर्पण ऐसे लेता हूं, तो यहाँ पे दोस्तों क्या होता है? ध्रुव होता है, इसको पी से डिनोट करते हैं। अब मुख्य अक्ष ऐसे जाता है यहाँ पे, तो यहाँ पे दोस्तों क्या ये लंब है ना, मतलब एक दूसरे परपेंडिकुलर है, मतलब यहाँ पे गया, इस पे लंब हो गया है ना। तो ये आपका अभिलंब होता है जो 90 डिग्री का कोण बनाता है, याद रखिएगा, ठीक है।
जब बहुत छोटा डिस्टेंस यहाँ पे लीजिएगा ना तो आपका ऐसे समतल माना जाता है, ठीक है। यहाँ समतल भले ही कर्व है लेकिन ध्रुव एकदम समतल माना जाता है। तो यहाँ से आपका 90 डिग्री का एंगल बनता है, ठीक है। समझे बात को। अभिलंब होता है, मुख्य अक्ष होता है, ध्रुव पे अभिलंब होता है। आगे दोस्तों, लेंस में कितने मुख्य फोकस होते हैं? लेंस के मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है? तो लेंस में दोस्तों 2 मुख्य फोकस होते हैं, याद रखिएगा। अब बोलिए कैसे 2? देखिए आप, मैं जैसे आपको लेंस पढ़ाता था, उत्तल लेंस ऐसे, तो यहाँ होता था एक f1, यहाँ होता था एक 2f1। तो ये आपका मुख्य फोकस 2 हो गया ना। आगे बढ़ते हैं। किसी लेंस का एक तल उभरा हुआ है, मतलब उठा हुआ है, मतलब है ना, उत्तल की तरह, और दूसरा समतल है, उसको क्या कहलाएगा? ठीक है। तो इसको आपको बनाने का तरीका देता हूँ। देखिए क्या बोल रहा है कि एक तल उभरा हुआ है, उभरा मतलब ऐसे उठा हुआ है, ठीक है। एक तल जो दोस्तों आपका लेंस का उभरा हुआ है, और दूसरा दोस्तों क्या समतल है। तो दोस्तों एक तल समतल है, एक उत्तल है। तो एक समतल और उत्तल को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? देखिए समतल प्लस उत्तल, उत्तल का मतलब उठा हुआ, तो दोनों को जोड़िए तो क्या होगा? समतलोत्तल। आप पढ़े हुए संधि विच्छेद वगैरह पढ़ते थे ना सर, समतलोत्तल। तो समतल प्लस उत्तल समतलोत्तल। तो ये आपका संधि विच्छेद से मैंने बना दिया सवाल को, देखिए समतलोत्तल। यदि वही एक घासा हुआ रहता तो समतलावतल हो जाएगा, समतलावतल, है ना। हमारे एक उत्तल एक अवतल, तो क्या हो जाएगा? उत्तल उत्तलावतल, समझे। ये जोड़ के दोनों को बन जाता है, इसका एक नया टर्म बन जाता है। आगे क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन 8 क्या बोलता है कि नेत्र गोलक का व्यास कितना होता है? तो ये आपका वैल्यू याद करना पड़ेगा, इसमें कोई कंसेप्ट नहीं है। इसमें 2.3 सेंटीमीटर क्या होता है? नेत्र गोलक का व्यास कितना होता है? 2.3 सेंटीमीटर होता है। 9वां नंबर, चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो गतिशील कण क्या होते हैं? तो देखिए आप, जैसे मान लीजिए मेरा मार्कर जो ये, मान लीजिए मेरा मार्कर वायर है, तार है, तो इससे करंट फ्लो होता है ना। तो जो करंट फ्लो नहीं होता, करंट किसी पार्टिकल्स के फ्लो होने को कहते हैं करंट फ्लो होना। अब कौन सा पार्टिकल फ्लो होता है? पार्टिकल से 2 तो 3 होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। अब किसके फ्लो को हम लोग बोलेंगे कि करंट फ्लो हो रहा है? तो इलेक्ट्रॉन। तो तार में जब इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है ना, मतलब बहुत ज्यादा मात्रा में एक भीड़ में इलेक्ट्रॉन गति करता है ना, उसी को हम लोग धारा बोलते हैं, उसी को क्या बोलते हैं? धारा का प्रवाह बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे धारा यदि कुछ होता नहीं है, वो इलेक्ट्रॉन का एक तरह से आपका फ्लो है। तो यहाँ क्या बोलेंगे हम लोग? इलेक्ट्रॉन बोलेंगे। एक बात याद रखिए दोस्तों, जिधर से भी इलेक्ट्रॉन बहेगा दोस्तों ना, डायरेक्शन का जो डायरेक्शन होगा करंट का उल्टा होगा। यदि मान लीजिए करंट इधर से फ्लो कर रहा है ना, तो इलेक्ट्रॉन इधर फ्लो करेगा। यदि इलेक्ट्रॉन इधर फ्लो करेगा तो करंट इधर फ्लो करेगा, मतलब उल्टा होता है डायरेक्शन। ये भी याद रखिएगा आप लोग। 10वां नंबर, एसी मोटर की कुंडली के दोनों सिरों पर किस प्रकार का वलय होता है? देखिए दोस्तों, बहुत सारे कंफ्यूजन होता है, सवाल बहुत ज्यादा आता है। 2 तरह के मोटर होते हैं, है ना, एक डीसी मोटर, एक एसी मोटर। तो डीसी मोटर का दोस्तों जो वायर होता है, कॉइल होता है, तो कॉइल पे फिर वलय होता है, रिंग होता है। तो रिंग पे क्या होता है ना, कॉइल लगा हुआ रहता है। तो उसमें दोस्तों क्या होता है ना, रिंग जो होता है वो पूरा नहीं होता है, समझे। जो रिंग होता है, देखिए रिंग जो होता है आपका इस तरह का रिंग होता है। ये इसको बोलते हैं अर्ध वलय। इसको क्या बोलते हैं दोस्तों? अर्ध वलय बोलते हैं। ये दोस्तों कहां रहेगा आपका? ये दोस्तों डीसी मोटर में रहता है। तो यहां पूछ रहा है एसी मोटर में। एसी मोटर में हमेशा दोस्तों आपका पूर्ण वलय होगा, याद रखिएगा। पूर्ण वलय मतलब पूरा आपका एक रिंग रहेगा, ठीक है। एक पूरा आपका ऐसे रिंग रहेगा। ये एसी मोटर में पूरा रहता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, सवाल में पढ़ते हैं। 11 नंबर क्या बोलता है? 11 नंबर क्या बोलता है आपका कि मैग्नीशियम जो रिबन के दहन होने पर किस प्रकार का लौह सदिश होता है? ये आपका टेस्ट का एक प्रैक्टिकल का सवाल है। जब मैग्नीशियम रिबन को जलाइएगा जो ना, तो क्या होता है ना, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन क्रिया करता है तो MgO बनाता है। MgO का जो रंग होता है सफेद होता है, ठीक है, याद रखिएगा। तो यहाँ क्या होगा इसका आंसर? इसका रंग हो जाएगा सफेद, है ना। अगला 12 नंबर, खाद्य पदार्थ के डिब्बों पर जिंक के बजाय टीन का लेप क्यों लगाया जाता है? टीन का लेप लगाते हैं, पता है आपको?
इसका रीजन ये नहीं कि महंगा होता है या अच्छी होता है, इसका रीजन तो सबसे सिंपल है ना, जिंक जो लगाइएगा ना तो जिंक बहुत जल्दी रिएक्ट कर जाता है। तो खाना वगैरह से आपका तो अंदर नाइट्रोजन भी रहते हैं, अब बाहर भी चूंकि मीडियम में भी ऑक्सीजन वगैरह है, तो जिंक जल्दी रिएक्ट कर जाएगा ऑक्सीजन से, तो जिंक ज्यादा क्रियाशील है, तो हम लोग टीन का ही उपयोग करते हैं। इसका रीजन यही होता है कि जिंक अपेक्षाकृत अधिक क्रियाशील है, मतलब रिएक्ट बहुत ज्यादा रिएक्ट जल्दी जल्दी रिएक्ट कर जाता है किसी से, ठीक है, इसलिए हम लोग जिंक लगा के टीन का प्रयोग करते हैं, ठीक है। 13 नंबर, चाय देखते हैं ना, टीना वगैरह में तेल वगैरह सब रहता है, टीना रहता है ना, तो चाय क्या बोलता है आपने, चाय में कौन सा बात है, चाय में टैनी कम और सेब में मैनी कम है ना, इमली में टाटरी कम, दही में आपका लैक्टिक कम, इससे आपको याद करना। तो चाय में टी से टैनी कम है ना, तो आपका चीटी का डंक बोल देगा तो वहां क्या देगा, फॉर्मिक मेथेनोइक, ये होगा आपका टैनी कम हो जाएगा, ठीक है। अगला 14 नंबर दोस्तों, 79 परमाणु संख्या वाला तत्व क्या कहलाता है, याद रखिएगा 79 होता है ना, ये आपका औरम, ये आपका औरम एक तत्व है दोस्तों, औरम, इसको क्या बोलते हैं, औरम बोलते हैं। इसको दोस्तों हम सोना इसी को बोला जाता है, तो इस सोना का परमाणु संख्या 79 होता है, याद रखिएगा, ठीक है। अगला 15 नंबर, एक्वारेजिया किन दो ताजा अम्ल का मिश्रण होता है। तो एक्वारेजिया को दोस्तों हम लोग बोला जाता है, पता क्या, इसको बोला जाता है दोस्तों रॉयल वाटर, इसी को बोला जाता है रॉयल वाटर, इसी को दोस्तों अम्लराज इसी को बोला जाता है, अम्लराज है ना। ये दोस्तों इसमें दोस्तों क्या होता है ना आपका, ये दोस्तों आपका सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होते हैं, सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, और दोस्तों ना सांद्र नाइट्रिक अम्ल होते हैं। कितना के अनुपात में, 3:1 के अनुपात में। मतलब यदि एक ग्राम HNO3 रहेगा तो 3 ग्राम आपका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल रहेगा, समझे। सांद्र का मतलब सांद्र तनु क्या होता है, सांद्र तनु का मतलब होता है सब लोग चीनी वगैरह बनाते हैं ना, तो चीनी चाशनी, चीनी बन चाशनी, तो चाशनी गाढ़ा होता है, गाढ़ा मतलब उसमें पानी कम है और चीनी ज्यादा है, तो वो आपका सांद्र कहलाएगा। तनु का मतलब पतला, मतलब चीनी कम है पानी ज्यादा है तो तनु होता है। तो सांद्र का मतलब कंसंट्रेशन, कंसंट्रेटेड, तो कंसंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बस कंसंट्रेटेड नाइट्रिक अम्ल का रेशियो क्या बोलते हैं, एक्वारेजिया बोलते हैं। इसी को दोस्तों अम्लराज बोला जाता है। इसका तो यूज पता कहाँ करते हैं, सोनार वगैरह जो होता है ना आपका, वहां पे करता है, सोनार वगैरह जो होता है इसका यूज करता है साफ कर देगा करने में आभूषणों को, इसको गलाने भी यूज किया जाए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको नोट कर लीजिए। चलिए फ्रेंड्स हम लोग पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 को क्या कहता है। सवाल फ्रेंड्स पढ़िए क्या बोला, बस ये फ्रेंड्स बोला कि HNO3 किस प्रकार का अम्ल है। तो देखिए दोस्तों हम लोगों ने फ्रेंड्स पढ़ा कि अम्ल कितने प्रकार का होते हैं, 2 तरह के जनरली होते हैं। हम लोग प्रबल और दुर्बल पढ़ते हैं ना, प्रबल मतलब जो स्ट्रॉन्ग होता है और दुर्बल मतलब जो वीक होता है। तो HNO3 क्या होता है आपका, ये नाइट्रिक अम्ल होता है, सल्फ्यूरिक अम्ल होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। ये सब कैसा अम्ल होते हैं, इसे आपका प्रबल अम्ल होते हैं। क्या होता है, प्रबल अम्ल होते हैं, ठीक है। ये क्या होता है आपका प्रबल, प्रबल मतलब स्ट्रॉन्ग। जिसे आपका एग्जांपल में H2SO4 भी रह सकता है, ठीक है, आगे चलकर जिसे आपका HCl भी रह सकता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। दुर्बल में जैसे आपका एसिटिक अम्ल वगैरह आ जाता है, मेथेनोइक अम्ल आ जाता है। 17 नंबर सवाल क्या बोलता है कि अगर किसी मिश्र धातु होते हैं ना एलोय में एक धातु पारद हो, पारद का मतलब पारा, पारा मतलब Hg मर के पारा होता है ना, पारा क्या होता है Hg होता है ना, पारा है। तो इसको क्या कहते हैं, मतलब ऐसा मिश्र धातु जिसमें एक धातु जो होगा हमेशा पारा होगा, भले दूसरा कुछ भी हो आपका, तो उसको क्या बोलेंगे। तो उस प्रकार दोस्तों मिश्र धातु को हम लोग बोलते हैं अमलगम बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, अमलगम बोलते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है एग्जाम में, हमेशा आते रहता है अमलगम। अमलगम में क्या होगा ना, हमेशा आपका Hg होगा प्लस में कोई X क्या होगा, X धातु होगा, ठीक है।
याद रखिएगा। अगला 18 नंबर, आभूषण बनाने वाला डॉट डॉट सोना कितने कैरेट का होता है? तो आपको तो पता होगा, जनरली मोस्टली से पता होना चाहिए, 24 कैरेट नहीं 22 कैरेट होता है। शुद्ध सोना आपका 24 कैरेट का होता है, लेकिन जो आभूषण जो बनता है उसमें 22 कैरेट होता है। क्यों? क्योंकि 2 कैरेट में उसमें अशुद्धि मिलाते हैं। क्यों? ताकि आभूषण कठोर बने। नहीं तो 24 कैरेट में बहुत मुलायम होता है। ठीक है, सोना इतना मुलायम हो जाएगा कि उसको पहन ही नहीं पाएगा कोई, या उसको किसी रूप में ढालना मुश्किल हो जाएगा, इतना मुलायम हो जाता है वो। तो इसलिए 22 कैरेट का यूज होता है। आपका 19वां नंबर के साथ क्या बोलता है? बोलता है कि हेक्सेन, हेक्सेन का अनुसूत्र क्या होगा? तो मैंने आपको बताया था कि देखिए हेक्स का मतलब कितना होता है? हेक्स का मतलब 6 होता है, और एन का मतलब क्या होता है? अल्केन, अल्केन मतलब CnH2n +2। यहाँ पे वैल्यू पुट कर दीजिए, आपका हेक्सेन का सूत्र आ जाएगा। हेक्सेन का फॉर्मूला क्या आ जाएगा? कार्बन क्या आ जाएगा? 6 गो, हाइड्रोजन कितना हो जाएगा? दुगना से 2 ज्यादा मतलब 14। तो हेक्सेन का सूत्र C6H14 होता है। ठीक है, हेक्सेन का। अगला 20वां नंबर, मेथिल अल्कोहल का एपीसी नाम क्या है? देखिए, तो अल्कोहल है ना, तो अल्कोहल में क्या लगता है? अल्कोहल में क्या लगता है आपका लास्ट में? ऑल लगता है, ऑल है ना। तो अब मेथिल है, तो मेथिल का क्या हो जाएगा? मीथेन। अब मीथेन में ऑल जोड़ दीजिए, क्या हो जाएगा? मीथेनॉल। समझे? अल्कोहल को जो सफिक्स होता है, सफिक्स का मतलब जो पीछे लगने वाला, उसको बोलते हैं अनुलग्नक बोलते हैं, उसमें ऑल लगता है। चूंकि मेथिल है ना, मतलब एक कार्बन का मतलब मीथेन है। अब मीथेन का मतलब क्या होता है? मीथेन, और लगा दीजिए लास्ट में, तो मीथेन नॉल, आईपीसी नाम हो जाएगा। 21वां नंबर, कुटपाद, कुटपाद किसमें पाया जाता है? कुटपाद, देखिए कुटपाद किसमें होता है? कुटपाद अमीबा में होता है, याद रखिएगा। अमीबा में जो भोजन का जो अंतर्ग्रहण होता है ना दोस्तों, जो भोजन को ग्रहण किया जाता है अंदर, वो कुटपाद के द्वारा ही होता है। ठीक है, कुटपाद ये आपका हो गया पाचन वगैरह भोजन का है होता है। ठीक है, चलिए 22वां नंबर, अमाशय, अमाशय स्टोमिक के जठर रस में क्या होता है? तो जठर रस में जो क्या होता है आपका गैस्ट्रिक जूस में क्या होता है? अमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से क्या होता है? क्योंकि अम्लीय प्रकृति का है, और अम्लीय प्रकृति का है तो क्या करेगा? आपका भोजन को पचाने में सहायता करेगा, भोजन को डाइजेशन में सहायता करेगा। क्योंकि अम्ल है ना, हम लोग देखते हैं कभी कभी जब खाना नहीं पचता है तो हम लोग क्या करते हैं? खट्टा वगैरह खाते हैं। खट्टा क्यों खाते हैं? ताकि हम लोग को पीएच को क्या करे? घटा दे, जिससे क्या हो? अम्लीय, अम्लीय माध्यम में भोजन जल्दी पचे। नहीं अपच की स्थिति में इसीलिए हम लोग अम्ल खट्टे चीज को खाते हैं, इससे भोजन जल्दी पचता है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जनरली होता है, HCl होता है। अगला, पौधों में गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है? पौधों में दोस्तों गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है? तो पौधे में तो चूंकि बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, जड़ होते हैं, तने होते हैं, है ना, पत्ती होते हैं। पत्ती में आप बताइए, इमेजिन करिए किससे होगा? तना से तो होगा नहीं, जड़ से तो गैस नहीं होता, जड़ के तो गैस प्रदान होता नहीं, वहां से तो वाटर वगैरह जाता है। आपका पत्ती में दोस्तों होता है, पत्ती से। अब पत्ती भी किससे? पत्ती में छोटे छोटे रंध्र होते हैं, रंध्र मतलब स्टोमेटा, छिद्र होते हैं छोटे छोटे। उस छिद्र के माध्यम से क्या होता है ना, गैसों का आदान प्रदान होते रहता है। मतलब कार्बन डाइऑक्साइड को लेना, ऑक्सीजन को छोड़ना, इसे आपका रंध्र काम करता है। कौन करता है? रंध्र। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? रंध्र बोलते हैं। आगे 24वां नंबर, अवायवीय तथा वायवीय श्वसन में, अवायवीय और वायवीय श्वसन में कितना एटीपी के रूप में ऊर्जा प्राप्त होती है? देखिए दोस्तों, वायवीय का मतलब होता है एरोबिक, एरोबिक का मतलब ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, और अवायवीय का मतलब होता है एनएरोबिक, एनएरोबिक का मतलब ऑक्सीजन के अब्सेंट में। तो अब बताइए, तो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में तो ज्यादा एनर्जी मिलेगा, लाजमी बात है। तो ऑक्सीजन के आपका अब्सेंस मतलब अवायवीय, अवायवीय में कम मिलता है, अवायवीय में 2 एटीपी मिलता है। लेकिन दोस्तों ऑक्सीजन के जब प्रेजेंस में ये काम होता है ना श्वसन, उसको वायवीय बोलते हैं, और उसमें दोस्तों आपका 38 एटीपी एनर्जी मिलता है, 38 एटीपी, याद रखिएगा। एटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है? एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एक एडीपी होता है, एडेनोसिन डाइफॉस्फेट, जो कि पढ़ना है आपको। तो एटीपी के बारे में ना आप 11th में आइएगा ना, अच्छे से पढ़ना, तो बहुत डिटेल में एटीपी कैसे काम करता है, एटीपी कैसे बनता है, बहुत डिटेल में पढ़ना। ठीक है,
25वां नंबर, किस जीव में हीमोग्लोबिन नहीं होता है? तो किस जीव में हीमोग्लोबिन नहीं होता? हीमोग्लोबिन तो सब में होता है, लेकिन एक ऐसा है मक्खी, मक्खी में जो होता है हीमोग्लोबिन नहीं होता है। ठीक है। 26वां नंबर, नेफ्रॉन में प्याले जैसी संरचना को क्या कहते हैं? आप जब नेफ्रॉन का फिगर बनाते हो ऐसे करके, ऐसे ऐसे बनाते हैं ना, फिर यू जैसा, फिर यहां से ऐसे, फिर यहां से ऐसे, ऐसे बनाते हैं ना फिगर। मैं फिगर नहीं बना रही हूँ। तो ये जो आपका प्याला जो संरचना बना, प्याला जैसा, ये प्याला वाला, इसको क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं बोमन संपुट बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? बोमन, बोमन संपुट बोलते हैं, बोमन संपुट। ये प्याले से संरचना को क्या बोलते हैं? बोमन संपुट बोलते हैं, जहां पर रक्त नलियों का गुच्छा रहता है। ठीक है, यहाँ पर रक्त नलियों का गुच्छा होता है। आगे 27वां नंबर, शरीर का ताप कर्म, ताप मतलब टेम्परेचर, कहां से नियंत्रित होता है? तो आपका हाइपोथैलेमस से होता है। एक थैलेमस होता है, एक आपका हाइपोथैलेमस होता है। ये आपका याद रखिएगा। ठीक है। 28वां नंबर, मानव मस्तिष्क का औसतन भार क्या होता है? तो औसत वेट मानव मस्तिष्क का 1.2 kg या 4 kg कहीं लिखा रहता है, या 1650 ml भी लिखा रहता है। तो मैं कितना मान लूं? ऐसे 1.4 kg ही मान लेता हूँ। 1.4 kg, 1.2 kg है ना, मतलब 1 से 1.5 kg के बीच में रहता है। ठीक है, 1 ऐसे माना जाता है। चलिए 29वां नंबर, कायिक प्रवर्धन में नया पौधा जो बनता है वो पौधे के किस भाग से बनता है? आपको टिश्यू कल्चर जो आजकल तो बहुत प्रचलन में है, इसमें क्या करते हैं ना, जनरली आपका पौधे के लिए, जनरली आपका फूल वगैरह के लिए होता है, जैसे गुलाब वगैरह का देखते हैं पौधा लगाते हैं ना, तो गुलाब के काटने पे लग जाता है। कुछ कुछ पौधे का तो उसको तना काट दीजिएगा और उसको रोप दीजिएगा तो उग जाएगा। तो उस तरह के कायिक प्रवर्धन होता है। जनरली ना पौधे को जड़ को काट जाता है। पौधे के कायिक प्रवर्धन में नया पौधा पौधे किस भाग से होता है? तो तना होगा ना इसमें। तो फ्रेंड्स आप इसका आंसर क्या होगा? कायिक प्रवर्धन में नया पौधा कैसे बनता है? तो डिपेंड करता है आप पे, कुछ पौधों पे डिपेंड करता है। जड़ से भी कर सकते हैं, तना से भी कर सकते हैं, और पत्ती से भी कर सकते हैं। ठीक है, जड़ वगैरह का एग्जांपल इससे आपने देखे होंगे। आलू वगैरह में क्या होता है? जड़ से ही निकलता है और उसमें क्या होता है? बन जाता है ना, जड़ से ही निकलता है। आलू तो एक आलू रोपते हैं, लेकिन आलू के क्या होता है? जड़ से बहुत सारे आलू वहां पे बन जाते हैं। मूंगफली है तो जड़ से बहुत सारे होते हैं, है ना। तना भी होता है, पत्ती भी होता है। तो आपका बहुत तीनों तरीके से आपका हो सकता है, जड़ तना पत्ती से ही आपका हो जाता है। ठीक है, आगे पृथक्करण का नियम किसने दिया था? मेंडल साहब ने दिए थे। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन इसको बोलते हैं, मेंडल। इसका उनका पूरा नाम नहीं लिख देता हूं, ग्रेगर जॉन मेंडल। ये दोस्तों क्या थे? ये पेशे से पादरी थे। ठीक है, पादरी थे। तो इस प्रकार से दोस्तों हम लोगों ने मतलब एक समानता का मतलब जो रूल होता है मैंने उसको फॉलो किया हूँ। मतलब फिजिक्स से भी 10 सवाल है, केमिस्ट्री से भी 10 सवाल है, बायोलॉजी से भी 10 सवाल है। और 10 सवाल जो है ना आपका फिजिक्स के हर चैप्टर से, केमिस्ट्री के भी हर चैप्टर से, मतलब सबको टच करते हुए जो इंपॉर्टेंट लगा मैं ले आऊँ। ठीक है, इससे क्या होता है ना, बच्चे का ओवरव्यू एक रिपोर्ट तैयार हो जाता है। जैसे आप लोगों ने वीडियो देखा होगा, आप लोगों को पता चलेगा कितना क्वेश्चन बन रहा है, नहीं बन रहा है। आपको लगा ये क्वेश्चन से नहीं बन रहा है, जैसे ये वाला, तो आपको सुना है ना कि चैप्टर में बिग है। अली मैं आपको सिर्फ ऐसे ही रैंडमली कुछ ही ले लेता तो पता नहीं चलता। ये मैं थोड़ा सा इसलिए लेता हूँ ना, ताकि जो बच्चे कमेंट करते हैं कि हाँ सर मेरा इतना सही हुआ, इतना सही गलत हुआ, तो मैं उससे आइडिया लगा लेता हूँ कि बच्चे का बिग पॉइंट कहाँ पे है ना, कहाँ पे थोड़ा ज्यादा मरम्मत करने की जरूरत है। तो इस तरीके से वीडियो बस बने रहिए, कुछ नहीं चाहिए। हाँ भाई, चाहिए तो इसी व्यक्ति सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि फ्रेंड्स बहुत सारे इसके पीछे टीम होते हैं, उनका टीम वर्क करने का मोटिव होता है कि सब्सक्राइबर हाँ है इस पे, वो भी मेहनत कर रहे हैं, वो भी इस पे फोकस किए हुए हैं। ठीक है, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और वीडियो को शेयर कर दीजिए। आप पे डिपेंड है, क्योंकि आपके दोस्त वगैरह होंगे यदि पढ़ने में वीक है तो उनके पास वीडियो को शेयर कर दीजिए, ताकि वो भी सीखेंगे, वो भी आगे बढ़ेंगे। सीधा सा फंडा है। हमें मिलने नहीं मिलेगा तब तक के लिए बने रहिएगा।
जय हिंद जय भारत, टेक केयर, बाय, बेस्ट ऑफ लक।